जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीजी क्लासेज पर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। हमेशा की तरह आपका अभिनंदन करने के लिए तैयार है आपका मित्र टीसीजी। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन के अंदर भी बात करें तो पहला जो पार्ट है, यानी पहला जो भौतिक प्रदेश हमने बांटे थे 4 भौतिक प्रदेश, उनमें से पहला भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मित्रों, पिछली क्लास में हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय ये प्रदेश की उत्पत्ति, उसका विस्तार, विश्व के कौन कौन से देशों में है, भारत के कौन से राज्यों में है, और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है, उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इन सब की डिटेल चर्चा पिछली क्लास में हमने की। उसी श्रृंखला में आज दूसरी क्लास, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर बहुत सी शब्दावलियों का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, उनको हम बहुत डिटेल के साथ में समझेंगे, जहाँ से बहुत बार प्रश्न बनते हैं। तो आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए निरंतर देखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको पिछली क्लास में हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से 2 भाग होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आपको याद होगा राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसे 2 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली थी। 2 भाग कौन कौन से हैं? शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। मित्रों, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल जिसे एरिड डेजर्ट के नाम से जानते हैं, और अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसे सेमी डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल यानी पूर्ण रूपेण, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल न्यून कम मात्रा में बरसात होती है, उसे शुष्क मरुस्थल कहेंगे। उससे थोड़ी ज़्यादा बरसात हो, यानी मिला जुला प्रभाव, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, उसे हम अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका निर्धारण कैसे किया गया, किस पार्ट को हम शुष्क मरुस्थल में शामिल करेंगे, किस पार्ट को हम अर्ध शुष्क मरुस्थल में शामिल करेंगे, उसका आधार क्या है? तो सबसे पहले तो यहीं से प्रश्न बन जाता है कि शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल में डिवाइड करने का आधार क्या है। मित्रों, राजस्थान का जो मैप होता है, उस राजस्थान के मैप में, उस राजस्थान के मैप में यहाँ पे हम केवल मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होता है, इसे शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यानी ये जो हमारा पार्ट है, इसे शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। क्या आधार होगा जिसके आधार पे हमने इसको शुष्क और अर्ध शुष्क 2 पार्टों में डिवाइड किया है?
शुष्क और अर्ध शुष्क दो पार्टों में डिवाइड किया है, उसका आधार क्या रहा होगा। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने अभी ये आधार रेखा बनाई है, इसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा के नाम से जानते हैं, समवर्षा रेखा। आधार क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में दो पार्टों में डिवाइड करने का आधार क्या है। तो आपको ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के स्थान पे 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आप सब जानते होंगे। समवर्षा रेखा यानी 25 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो 25 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 mm। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आरपीएससी ने एक बार 2012-13 के अंदर सेकंड ग्रेड के टीचर का जो एग्ज़ाम था, वहाँ पे एक प्रश्न पूछा था, इससे रिलेटेड था, वो दूसरा प्रश्न है वैसे। इसके बाद में देखो, अभी मैं चर्चा करूँगा। इसके बाद में ये हमारा राजस्थान है, उस राजस्थान को लगभग दो भागों में, लगभग नहीं कहेंगे, पूरी तरह से दो भागों में बांटने वाली एक समवर्षा रेखा है जिसका नाम है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहीं से प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद में हमारी अरावली पर्वतमाला आती है। इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा कर ली थी कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये भारत की महान जल विभाजक रेखा है, यानी इसके मध्य से, इसके टॉप से जो जल विभाजक रेखा गुजरती है अरावली पर्वत प्रदेश के, वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहाँ पे प्रश्न आरपीएससी ने यहाँ से पूछा था कि राजस्थान को दो समान भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन चेंज करके दिया था, 40 के स्थान पे वहाँ पे 400 mm था, 40 कहीं पे था ही नहीं। 40 था लेकिन 40 mm दे के रखा था, गुमराह करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 40 mm, 400 mm, अलग अलग ऑप्शन में है ना, 50 cm, इस प्रकार से ऑप्शन दे के रखे थे। तो ये 40 mm और 400 mm दोनों ऑप्शन दे रखे थे। ज़्यादातर विद्यार्थी जल्दबाजी में रहते हैं और उन्होंने जल्दबाजी में होते हुए वो क्या कर देते हैं, देखते नहीं है। 40 लिखा हुआ मिल गया, 40 सेंटीमीटर है या 40 mm है या 40 किलोमीटर है, वहाँ पे एग्जाम का कुछ प्रेशर होता है और यहाँ पे अक्सर विद्यार्थी ऐसी गलती कर देते हैं। तो इस पे विशेष ध्यान रखना है, 40 सेंटीमीटर या फिर 400 mm। ठीक है, परीक्षा में ज़्यादातर विद्यार्थियों ने 40 mm पे टिक कर दिया और बाद में वो बाहर जैसे निकले तो उनको पता चला कि नहीं यार मैंने तो गलत कर दिया, 40 mm नहीं होता है, 40 सेंटीमीटर है। लेकिन आप पछताने से क्या होता है, उसके बाद में तो सिर्फ अपना जो सिर है ना उसको खुजलाते रहो बस। ठीक है मित्रों, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। 250 mm समवर्षा रेखा जिसे 25 सेंटीमीटर के नाम से भी जानते हैं, ये हमने देख लिया। दूसरी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो राजस्थान को दो पार्टों में डिवाइड करती है, दो बराबर के भागों में डिवाइड करती है, जिसे 400 mm या 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहते हैं। तीसरी अभी लगे हाथ हम एक और चर्चा कर लेते हैं चारों समवर्षा रेखाओं की। ये हमारी जो अरावली पर्वतमाला है इसके टॉप से जो गुजरने वाली समवर्षा रेखा होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जिसे भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि राजस्थान से गुजरने वाली महान जल विभाजक रेखा कौन सी है। तो आपका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर mm। ठीक है मित्रों, इसके बाद में
यहाँ से जो हमारा दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ से भी एक समवर्षा रेखा निकलती है जो पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, ये हमारा हाड़ौती का पठार है इधर, ये क्या है, हाड़ौती का पठार। इस हाड़ौती के पठार को और पूर्वी मैदान को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करने का कार्य करती है। इसे हम 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है। पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार, इन दोनों भागों को, दो फिजिकल डिवीजन है, इनको अलग अलग बांटने का जो कार्य करती है वो है 75 सेंटीमीटर। इधर बात करें अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला है वो पूर्वी मैदान और इधर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इन दोनों को बांटने का भी काम करती है। साथ में ये भारत की सबसे महान या हमारे राजस्थान की महान विभाजक रेखा भी है 50 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार से 40 सेंटीमीटर है ये। यहाँ से भी प्रश्न देखो, यहाँ से दो प्रकार से प्रश्न पूछे गए, दो बार प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, बराबर या समान भागों में, तो वहाँ पे जब तक ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर आता है तो आंसर यही होना चाहिए। लेकिन लगभग दो पार्टों में, लगभग दो बराबर भागों में या लगभग दो बराबर के भागों में बांटने का कार्य महान जल विभाजक रेखा 50 सेंटीमीटर भी कार्य करती है। ठीक है, अब हमने देखा है ये जो अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थल में बांटने का जो आधार था वो क्या था, यानी वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया। एक भाग जो जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है, 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम, 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा होती है, उसे शुष्क मरुस्थल। और 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर, 25 से ज़्यादा और 50 सेंटीमीटर तक जो वर्षा वाला क्षेत्र है उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ये हमने अभी इसका आधार देखा है। अब हमारे ये जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल बनने की जो प्रोसेस होती है उसे मरुस्थलीकरण के नाम से जानते हैं। एक बार यहाँ से भी हम क्लियर कर लेते हैं, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण क्या होता है, यानी मरुस्थल किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से मरुस्थल का निर्माण होता है। तो मित्रों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मरुस्थल बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है, जब सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है मरुस्थलीकरण के समय नेटवर्क बालू का स्तूप, यानी मरुस्थल जहाँ पे भी बन रहे हैं वो वहाँ पे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले होता है नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। ये नेटवर्क बालू का स्तूप मरुस्थलीकरण का संकेत देता है कि अब मरुस्थल का विस्तार होने वाला है। मरुस्थल प्रदेश में, ये जो विशेष प्रदेश है ये मरुस्थल में बदलने वाला है। ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो ये जो नेटवर्क बालू का स्तूप है ये सबसे पहला भाग होता है। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है बालू का स्तूप, वैसे हम इसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन से बालू का स्तूप राजस्थान के अंदर बनते हैं, किन किन नामों से जानते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। लेकिन मैं केवल अभी यहाँ पर मरुस्थलीकरण की जो प्रोसेस होती है, मरुस्थल बनने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन सा मरुस्थल बनेगा, ध्यान रखना है, नेटवर्क बालू का स्तूप। कौन सा स्तूप बनेगा, तो नेटवर्क बालू का स्तूप। उसके बाद में बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप बन जाते हैं। और उसके बाद में अनुप्रस्थ, उसके बाद में अनुप्रस्थ, और उसके बाद में अनुदधैर्य, अनुदधैर्य बालू का स्तूप। यहाँ से देखो आपके माइंड में एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बरखान
बालू का स्तूप है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में विस्तृत है, कौन कौन से जिलों में फैले हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो कौन से जिलों में, अनुदैर्ध्य है कौन से जिलों में, ये बहुत आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा इनको आप समझे तो देखिए नेटवर्क बालू का स्तूप होता है, ये शुरुआती दौर होता है, यानी एक प्रकार से मरुस्थलीकरण की फर्स्ट या शुरू की प्रोसेस है, शुरुआत हो रही है यहाँ से, यानी ये हमें संकेत दे देता है कि अब मरुस्थल, जैसा कि हमें पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि जो राजस्थान का ये थार का मरुस्थल है ये दुनिया का सबसे युवा मरुस्थल माना जाता है। उसका रीजन क्या था कि निरंतर इसके क्षेत्र में वृद्धि होती जा रही है। अभी हम देखेंगे कि जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र था वहाँ से फैलते फैलते और इधर जो हमारी अरावली पर्वतमाला है उस अरावली पर्वतमाला के टॉप से क्रॉस करके ये भिवानी और हिसार, आप सब जानते भी होंगे हरियाणा के अंदर है, तो वहाँ पे इसका विस्तार हो रहा है, वहाँ पे ये संकेत दे रहा है, या वहाँ पे ये नेटवर्क बालू का स्तूप है ना उनका निर्माण हो रहा है, वो संकेत दे रहा है कि यहाँ पे अभी मरुस्थल का विस्तार होने वाला है। तो मरुस्थलीकरण में या मरुस्थल का विस्तार होने में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है बालू का नेटवर्क बालू का स्तूप, उसके बाद में बरखान, तीसरे नंबर पे अनुप्रस्थ और चौथे नंबर पे अनुदैर्ध्य। आप अच्छे से समझ रहे होंगे अनुदैर्ध्य सबसे प्राचीन अवस्था होती है, यानी पहले जो मरुस्थल होता है ना, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे नया हो गया, ये तो शुरुआत होती है तो ये तो नया हो गया, और ये सबसे पुरानी कंडीशन होगी, ये सबसे पुरानी कंडीशन होगी। तो जैसे जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे हम शुरुआत करते हैं जैसलमेर, तो ये जैसलमेर जो है इस जैसलमेर में अधिकांशतः आपको अनुदैर्ध्य, वैसे जैसलमेर बहुत बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। अब पहले 38,401 वर्ग किलोमीटर था, उसमें से कुछ 1,000, 1,500, 2,000 के समथिंग कितना निकला है अभी फिक्स आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो वो उसको घटा देंगे तो भी 34-35 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो और सबसे ज़्यादा मरुस्थल भी यहीं पे है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अनुदैर्ध्य जो है वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे अनुप्रस्थ भी पाए जाते हैं, बरखान बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर होते हैं इधर, और ये नेटवर्क बालू का स्तूप है इसका तो काम ही नहीं है। तो ये दोनों प्रकार हैं, ये जैसलमेर में पाया जाता है, लेकिन मोस्टली अनुदैर्ध्य प्रकार होता है। इसके बाद में हम आगे की तरफ बात करें, यानी जो हमारे सीमावर्ती जिले हो गए, सीमावर्ती जिले जैसे बाड़मेर है, फिर इधर देखेंगे बालोतरा, हाँ इधर बाड़मेर से ही निकला हुआ बालोतरा हो गया, ये थोड़ा सा अंदर होता है, सीमावर्ती जिला नहीं है, लेकिन फिर भी ये बालोतरा है, यहाँ पे भी अनुदैर्ध्य मिल जाएंगे। इसके बाद में आप देखोगे ऊपर चलोगे तो यहाँ पे जैसलमेर हो गया, जैसलमेर में अनुदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में हम चलेंगे तो यहाँ पे फलोदी, इसमें भी अनुदैर्ध्य, और उसके बाद में देखेंगे तो बीकानेर के अंदर भी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, ये जो सीमावर्ती जो जिले होते हैं छह जिले, उनमें से हम देखेंगे जो ये गंगानगर है ना, गंगानगर, यहाँ पे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसको छोड़ करके बाकी के सभी जिलों में पाए जाते हैं। और इधर से बात करें तो फिर अंदर से हमने ले लिया बालोतरा को। इस प्रकार से इन 6 जिलों के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो भी मरुस्थलीकरण की प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, कुछ आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीकरण के दौरान सबसे पहले जो बालू का स्तूप बनते हैं वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। ये छोटे छोटे रेत के टीले होते हैं, छोटे छोटे रेत के टीले होते हैं इस प्रकार से।
है ना। ये फिर इसके बाद में बरखान, सबसे तीव्र गति से चलने वाला, सबसे तीव्र गति से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और सबसे हानिकारक, इसी कारण से इसको सबसे हानिकारक भी कहते हैं। और ये हमारे जो इधर देखेंगे शेखावाटी क्षेत्र, वहाँ पे इसका विस्तार है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर अनुप्रस्थ और फिर अनुदैर्ध्य, अभी इनको डिटेल से हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है नेटवर्क बालू का स्तूप से शुरुआत होती है और परिपक्व अवस्था में जाते जाते अनुदैर्ध्य रूप धारण कर लेते हैं। ओके मित्रों, अब देखेंगे ये जो हमारा शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल, इस शुष्क मरुस्थल की बात करें तो इस शुष्क मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। अभी मैंने बताया राजस्थान के जो 6 जिले हैं मुख्य तौर पे, राजस्थान के जो 6 जिले हैं मुख्य तौर पे वो पूर्ण रूपेण शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। शुष्क मरुस्थल का विस्तार देखें, शुष्क मरुस्थल का विस्तार, तो इसका विस्तार होगा राजस्थान के 6 मुख्य जिलों में। अभी हमने नीचे से चर्चा की, एक तो होता है बाड़मेर, एक तो होता है, यानी हमें याद रखना है शुष्क मरुस्थल जो क्षेत्र है उसमें राजस्थान की यानी 5 तो सीमावर्ती जिले हो गए, 5 सीमावर्ती जिले हो गए, 5 तो हो गए सीमावर्ती जिले, और एक सीमावर्ती जिले से ही बना हुआ नया जिला है, एक नया जिला है बालोतरा। बालोतरा ध्यान रहे सीमावर्ती जिलों के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। तो बाड़मेर हो गया, उसके बाद में सीमावर्ती को छोड़ करके यानी आंतरिक जिलों में से है कि ये आ गया बालोतरा। फिर उसके बाद में जैसलमेर, जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर हो गया, बीकानेर से पहले फलोदी, फलोदी, फिर उसके बाद में बीकानेर, 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 और उसके बाद में अनूपगढ़, अनूपगढ़। इन 6 जिलों में शुष्क मरुस्थल का विस्तार है। इन मोस्टली इन 6 जिलों में ऐसे देखेंगे तो हमारे जो जोधपुर ग्रामीण है उसका भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें शामिल किया जाता है ना। उधर से देखेंगे चूरू, उसका भी थोड़ा सा पार्ट है इस प्रकार से, लेकिन मोस्टली आपको ये 6 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। 6 जिलों में पूर्ण रूपेण शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। पूरी तरह से शुष्क मरुस्थल इन्हीं 6 जिलों में होता है। ओके मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो पूर्ण रूपेण जो मरुस्थलीय प्रदेश है शुष्क मरुस्थल, इस शुष्क मरुस्थल की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है पूरा, इसके अंदर अभी हमने पढ़ा 6 जिले शामिल होते हैं, 6 जिले इसमें शामिल होते हैं। उन 6 जिलों में बात करें, यहाँ पे देखेंगे अभी देखा था हमने, एक तो बालोतरा और 5 आंतरिक सीमावर्ती जिले। तो यहाँ पे कहीं कहीं पर आपको पथरीला मैदान देखने को मिलेगा, पथरीला मैदान। देखो इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, यहाँ से शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये पथरीला मैदान यानी यहाँ पे क्या होता है, कुछ विशेष भूभाग हैं जहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं और उसके चारों तरफ रेत रेत पाई जाती है, जिसे हम्माद के नाम से जानते हैं, हम्माद के नाम से जानते हैं। बहुत बार अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा और आरपीएससी दोनों के द्वारा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हम्माद क्या होता है, या ऐसे प्रश्न दे सकता है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जहाँ पे बीच बीच में चट्टानें पाई जाती हैं,
पथरीला मैदान होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हम्माद। ठीक है, इसके पूर्ण रूपेण जैसे जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पे विस्तृत रूप में रेत ही रेत फैली है। वैसे तो बात ही हम रेत की कर रहे हैं, तो रेतीले जो स्तूप होते हैं या रेतीला जो मैदान होता है, पूरी तरह से हम रेतीला, जहाँ पे चारों और बड़ी मात्रा में रेती रेत होती है, उसे इर्ग के नाम से जानते हैं। इर्ग के नाम से जानते हैं। और इन दोनों का यहाँ पे बात करें, इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसके आसपास में यहाँ पे बनती है एक आकृति बनती है जिसे रैग के नाम से जानते हैं, जिसे रैग के या रैग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से भी आ सकता है। ये क्या होता है, ये इन दोनों का मिश्रित रूप है, यानी एक तो होगा पथरीला और दूसरा कैसा होगा, रेतीला। रेतीले और पथरीले जो मैदान होते हैं, रेतीला और पथरीला मैदान जो है संयुक्त रूप से हो तो उसे रैग या रेग के नाम से जानते हैं। ओके मित्रों, इन तीनों शब्दावलियों को आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। रेग या रैग क्या होता है, पथरीला और रेतीला जो मैदान होता है उसको हम रेग के नाम से जानते हैं, जबकि केवल पथरीला मैदान हो और चारों तरफ रेत हो अलग से उसकी। यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे रेत पथरीला होता है यानी पत्थर की चट्टानें वगैरह होती हैं और उनके बीच बीच में सैंड्यून होती है, रेत भरी होती है, रेत होती है, यानी रेत के टीले भी बीच बीच में होते हैं। इस कारण ये मिश्रित रूप हो गया। यहाँ पे केवल कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे केवल पत्थर या चट्टानें पाई जाती हैं और उनके चारों ओर रेत होती है, लेकिन बीच में नहीं। इस वजह से इसे हम्माद कहते हैं, इसको रेग कहते हैं। और ये केवल रेतीला जो प्रदेश होता है इसे इर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ये जो बालू का स्तूप है, कौन कौन से बालू का स्तूप होते हैं, कौन से बालू का स्तूप किस प्रदेश में या कौन कौन से जिलों में स्थित हैं, इनके बारे में और डिटेल चर्चा करते हैं। मित्रों, अभी हम शुष्क मरुस्थल के बारे में जान रहे हैं, लेकिन शुष्क मरुस्थल के साथ साथ में अर्ध शुष्क मरुस्थल में भी बनने वाली जो स्तूप होते हैं उनको भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल को भी, इस शुष्क मरुस्थल यानी एरिड जो डेजर्ट है, इसको भी दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हो गए, एक तो हो गए बालू का स्तूप युक्त शुष्क मरुस्थल या बालू का स्तूप युक्त प्रदेश ही बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि शुष्क मरुस्थल का ही पार्ट है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है मित्रों, बालू का स्तूप जहाँ पे बहुत बड़ी बालू का स्तूप बने होते हैं, चाहे वो बरखान हो, अनुदधैर्य हो, अनुप्रस्थ हो, उस क्षेत्र को बालू का स्तूप प्रदेश के नाम से जानते हैं। यानी उसमें से भी हमने देखो शुष्क मरुस्थल में भी दो पार्ट कर दिए, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा होगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, अर्थ समझ में आ रहा होगा। बालू का स्तूप युक्त यानी जहाँ पे बालू का स्तूप बने होते हैं, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं बने हो। मरुस्थल के अंदर तो आता है लेकिन बालू का स्तूप नहीं बने हो, विशेष आकृतियाँ नहीं बनी होती, उन्हें हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न यहाँ से कई बार बन जाता है कि राजस्थान का जो
मरुस्थलीय प्रदेश है या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, उसका प्रतिशत क्या है? तो आपको याद रखना है, ये बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है वो 58.5% भूभाग पर फैला हुआ है, जबकि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो 41.5% भूभाग पर, यानी मोटे तौर पे कहें तो ये हमारे 40% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है और 60% यानी 60% भूभाग है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश होता है। क्लियर? अब ये जो बालू का स्तूप होते हैं इनका हम अध्ययन कर लेते हैं, इनका हम क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। बालू का स्तूप, कौन कौन से बालू का स्तूप होते हैं? बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप यानी बालू का स्तूपों की चर्चा करेंगे। और बालू का इससे पहले देखो, बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश होता है वो एक ट्राइएंगल बनाता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न भी नहीं बनता है। नॉर्मल आपको ध्यान रखना है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, पहले हम देख रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है मित्रों, तो ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये ट्राइएंगल बनाता है। पोखरण, फलोदी, ये जैसे पोखरण है, क्या है ये? पोखरण। इस पोखरण से लेकर के इधर देखें तो फलोदी तक, और इधर देखें तो पोखरण, फलोदी और बालोतरा, बाड़मेर। इससे पहले बाड़मेर ही लिखा जाता था, पोखरण बाड़मेर, है ना? पोखरण, फलोदी और बालोतरा, इनके मध्य में, इसके मध्य में जितने भी ये जो प्रदेश है, ये जो भूभाग है, ये रेतीला भूभाग है, लेकिन यहाँ पे कोई विशेष प्रकार के बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, इसलिए इसको बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, यहाँ पे आपको देगा कि निम्न में से या पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य किस प्रकार का प्रदेश है? तो आपको ध्यान रखना है बालू का मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है वो किन किन के मध्य में फैला हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है पोखरण, फलोदी और बालोतरा। इसके अतिरिक्त कोई भी ऑप्शन आता है तो वो आपका नहीं वाले में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो बेसिकली यही प्रश्न पूछा जाता है। अब हम चर्चा कर रहे थे बालू का स्तूप क्या होते हैं। इन बालू का स्तूपों में सबसे पहले हमने देखो, अभी प्रोसेस जो बालू का स्तूप बनने की या फिर मरुस्थलीकरण की जो प्रोसेस थी उसमें हमने देखा सबसे जो पुराना या सबसे महान, जिसे मरुस्थल के नाम से कहते हैं, महान मरुस्थल या महान स्तूप कहते हैं, सॉरी, महान बालू का स्तूप, वो है अनुदधैर्य। अनुदधैर्य, हम यूँ चलते रहेंगे। अनुदधैर्य, सबसे प्राचीन को पहले पढ़ेंगे। अनुदधैर्य बालू का स्तूप, अनुदधैर्य बालू का स्तूप। अनुदधैर्य बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये लहरदार, सबसे पहले तो इसकी विशेषता देख लो। इस प्रकार से लहरनुमा होते हैं। पहली बात तो ये क्या होते हैं? लहरदार, लहरदार। ठीक है, इसके बाद में ये
पवनानुवर्ती होते हैं, पवनानुवर्ती यानी जिधर से पवन चल रही है उसी दिशा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, पवन के अनुवर्ती होते हैं। दूसरी बात, लहरदार होते हैं, पवनानुवर्ती हो गए, लहरदार पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती का अर्थ हो गया पवनों की दिशा में समानांतर, यानी पवनों की दिशा के समानांतर। जैसे इधर से पवन बह रही है तो इसी के समानांतर ही बनते जा रहे हैं सूर्य। यहाँ पे देखेंगे इधर से हवा चल रही है, इसी के समानांतर ही बनते जाते हैं। ठीक है, इसे लहरदार या पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं। इसको हम रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो पवन है, पवन के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं, पवन के समानांतर जो बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें हम अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये लहरदार होते हैं, इनकी विशेषता होगी ये लहरदार होते हैं, पवन के अनुवर्ती होते हैं, पवन के समानांतर होते हैं। इस कारण लहरदार पवनानुवर्ती या एक रेखा में स्थित होते हैं, इस कारण इसे रेखीय के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब बात करें कि ये जो लहरदार या अनुवर्ती होते हैं, पवनानुवर्ती, रेखीय या अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप होते हैं, इनकी बात करें तो इनकी जो ऊंचाई होती है वो सर्वाधिक होती है। सभी प्रकार के बालू का स्तूपों से सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है और सामान्य तौर पर इनकी जो ऊंचाई होती है वो 60 मीटर तक होती है। 60 मीटर तक, यानी सामान्य तौर पे 50 से 60 मीटर मानी जाती है, 50 से 60 मीटर। ठीक है, 50 से 60 मीटर तक ये होते हैं, 50 से 60 मीटर। यदि इसकी लंबाई की बात करें, यानी कहाँ तक, कितनी दूरी तक ये फैले होते हैं, तो इनकी जो लंबाई होती है 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक हो सकती है। 1.5 से 2 किलोमीटर तक इनकी लंबाई भी हो सकती है। ओके, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों, इसी में से ये जो लहरदार अभी जो हमने बनाया लहरदार बालू का स्तूप, लहरदार जो बालू का स्तूप बनाया, इसके मध्य से, इसके मध्य यानी एक ये होगी लहरदार बालू का स्तूप, ये बन गया, ये बन गया लहरदार बालू का स्तूप। ये लहरदार बालू का स्तूप है। इस लहरदार बालू का स्तूप के मध्य से, मध्य में ये जो ये भाग है ये निम्न छोटा होता है, जबकि दूसरा भाग आप देख रहे हो थोड़ा बड़ा होता है। तो ये जो मध्य भाग है, इस दो पवनानुवर्ती स्तूप जो बने होते हैं, दो पवनानुवर्ती स्तूप बने होते हैं, उन दोनों के मध्य भाग से गुजरने के लिए रास्ता बना होता है। निम्न भूमि होती है जहाँ से लोग गुजरते हैं, उन्हें गासी के नाम से, गासी या इसका दूसरा नाम होता है गासी, फिर या इसको कारवा, कारवा, गासी या कारवा के नाम से जानते हैं। तो कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है, तो कौन से बालू का स्तूपों के मध्य में स्थित होता है गासी या कारवा? वो होगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों के, यानी यहाँ से गुजरने के लिए, इनके मध्य से गुजरने का जो मार्ग होता है उसे कारवा के नाम से जानते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्दावली है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे, इसी का दूसरा बालू का स्तूपों में दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये वे बालू का स्तूप होते हैं जो पवन जो चलती है उसके समकोण पर स्थित होते हैं, यानी समकोण पर स्थित होते हैं, यानी समकोण पर ये स्थित होते हैं। यानी पवन की जो चलने की दिशा होती है
पवन की जो चलने की दिशा होती है उसके 90 डिग्री पर इनका निर्माण होता है, यानी एकदम उसके 90 डिग्री का उससे कोण बनाते हुए इनका निर्माण होता है। जैसे हम देखेंगे इधर से पवन चल रही है, इधर से ये क्या चल रही है, विंड चल रही है, विंड डायरेक्शन इधर से है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो इनका जो आकार होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इनका जो आकार होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से, यानी यहां से ये देखो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहां से ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इधर यहाँ जो मध्य पार्ट है इसमें लगभग 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ये मध्य भाग जो है ना, यहाँ पे, यहाँ से चलते चलते और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये पवन के बिल्कुल समकोण होता है। यहाँ देखना, पवन के जो समकोण पर बालू का स्तूप होते हैं उन्हें हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी बात करें सर्वाधिक मात्रा में, यानी सबसे ज़्यादा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो, तो बीकानेर का जो पूगल क्षेत्र है, बीकानेर का पूगल क्षेत्र या फिर रावतसर हनुमानगढ़ में है और सूरतगढ़ गंगानगर में है, वहाँ पे ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पे बात करें पूगल क्षेत्र, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, पूगल क्षेत्र कहाँ पे है? ये पूगल क्षेत्र ये है बीकानेर में। तो बीकानेर के पूगल में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप निर्मित होते हैं। इसके अलावा ये रावतसर है, सूरतगढ़ है, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, इनके अंदर भी इनकी मात्रा पाई जाती है। तीसरा प्रकार अब हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम तीसरा प्रकार बरखान, दो प्रकार हो गए, तीसरा प्रकार पढ़ेंगे बरखान। बरखान जो है वो अर्धचंद्राकार आकार में होता है, अर्धचंद्राकार आकार में निर्मित होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकार वाले होते हैं। अब इनमें होता क्या है, अर्धचंद्राकार, यहाँ से इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अर्धचंद्राकार आकार वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे अर्धचंद्राकार जो आकार वाले बालू का स्तूप होते हैं इन्हें बरखान के नाम से जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं, सर्वाधिक गतिशील होते हैं और सबसे ज़्यादा गतिशील है तो जहाँ मर्जी आएगी वहीं पे चले जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी भगते हैं, है ना, और बहुत जल्दी जल्दी भगते हैं। तो जो मरुस्थलीकरण है उसको बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए ये सब सर्वाधिक नुकसानदेह भी हैं, नुकसानदेह भी हैं, नुकसानदायक भी हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे नुकसानदायक बालू का स्तूप कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बरखान, जो अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं। ठीक है मित्रों, यानी वायु की जिधर से वायु गति करती है, तो इन जिधर से वायु गति करती है, जैसे यहाँ से इधर से वायु आ रही है, जिस दिशा से वायु गुजरती है उस ओर तो क्या होता है, इसका ढाल जो होता है ना ये मंद होता है, इधर तो क्या होता है, मंद ढाल होता है। लेकिन विपरीत दिशा में, यानी इसके विपरीत, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल यानी
थोड़ा सा हार्ड बनाने का प्रयास करें तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बरखान सीधा सीधा। लेकिन इधर इसका मंद ढाल होता है, यानी पवन की दिशा में पवन मुख है ना, पवन मुखी जो ढाल होता है वो तो कैसा होता है, मंद होता है। और पवन के विपरीत जो ढाल होता है, विपरीत पवन की दिशा में या पवन की सीध में जो ढाल होता है वो मंद होता है, जबकि विपरीत दिशा में इसका ढाल कैसा होता है, तीव्र ढाल होता है। तीव्र ढाल होने की वजह से ये आगे आगे खिसकता जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस प्रकार से। मंद ढाल किधर होगा, पवन जिधर से आ रही है उधर मंद ढाल होगा, जबकि विपरीत दिशा में ढाल होगा वो तीव्र होगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। ये जो यहां से प्रश्न बनता है कि ये जो बरखान है, बरखान सबसे ज्यादा भालेरी जो है, भालेरी आप जानते होंगे, चूरू के अंदर, चूरू में वहां पे सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो बरखान होते हैं ये शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में। इस यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपको मैंने अभी बताया था कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो बने थे, सबसे हम बात करें कि बुजुर्ग जो मरुस्थल है, बालू का स्तूप है, वो कौन सा होता है, अनुदधैर्य। अभी हमने पढ़ा बालू का स्तूप कौन सा होता है, अनुदधैर्य, यानी सबसे पहले निर्मित हुआ। वैसे सबसे पहले निर्मित होने की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में आपको मैंने बताया था। नेटवर्क जो बालू का स्तूप होते हैं ना वो होते हैं, लेकिन वो तो प्रोसेस स्टार्ट करने का होता है। यदि सबसे ज़्यादा उम्र की बात करें या बहुत लंबे समय से या पूरी परिपक्व अवस्था में जो होते हैं वो अनुदधैर्य होते हैं। तो अनुदधैर्य जहाँ पे मरुस्थल बहुत विस्तार में होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अनुप्रस्थ होते हैं, यानी उससे थोड़ा आगे चलेंगे, आगे की तरफ जब मरुस्थल बढ़ेगा तो फिर अनुप्रस्थ हो जाएंगे। और उसके बाद में बरखान, जहाँ पे हम देख रहे हैं शेखावाटी जो क्षेत्र है अरावली के पास में, जैसे सीकर है, चूरू, झुंझुनू है ना, इन क्षेत्रों के अंदर विशेष तौर पे भालेरी जो चूरू में स्थित है, यहाँ पे बरखान बालू का स्तूप है, ये बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, यहाँ तक शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 2-3 टाइप्स जो और बचे हैं इनको भी अभी पूरा कर लेते हैं, लंबी क्लास हो जाएगी, इनको और हम पूरा कर लेते हैं जल्दी से। इसके बाद में एक जो बालू का स्तूप का प्रकार होता है वो होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप जो होता है वो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों के पास में, जैसे यहाँ पे ये पेड़ है, छोटा पौधा है, ये पेड़ पौधा है, इन पेड़ पौधों के पास में छोटे छोटे रूप में छोटे छोटे बालू का स्तूप बन जाते हैं, जिनका आकार यू के आकार के जैसा। ध्यान रहे, ये अर्ध चंद्राकार होता है ना, बरखान वाला, और ये यू के आकार का इस प्रकार से यू के आकार में जो निर्मित होता है इसे हम पैराबोलिक या परवलयकार, पैराबोलिक या परवलयकार, इसी का दूसरा नाम होता है हिंदी में, इसको परवलयकार बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आकार होगा वो कैसे होगा, यू की तरह होता है, यू की तरह होता है। या यहाँ से आपने देखा होगा जो महिलाएं जो होती हैं वो अपने सिर में बालों के ऊपर, अपने सिर के बालों में, बालों को एक जगह स्थायी रखने के लिए हेयर पिन का प्रयोग करती हैं, हेयर पिन का प्रयोग करती हैं। वो भी कुछ इसी प्रकार की होती है, वो भी कुछ इसी प्रकार की होती है।
इस वजह से इसको हेयर पिन बालू का स्तूप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और होता है तारानुमा, जैसा कि नाम है ना, तारानुमा, जहां हवा बार बार आती रहती है। अब जब हवा बार बार आएगी तो उसकी एक तारे की भांति की, उनकी एक तारे की भांति की संरचना बन जाती है, तारे की भांति संरचना बन जाती है इस प्रकार से। ये जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से तारे की तरह हो, इसकी जो संरचना होती है वो ऐसे भी हो सकती है, 3 या 4 इस प्रकार से। ये भी तारानुमा बालू का स्तूप ही कहलाता है, तारानुमा बालू का स्तूप ही कहलाता है। ठीक है, कितने हो गए? हमने पढ़े अनुदधरी, अनुप्रस्थ, बरखान, फिर पैराबोलिक पढ़ा, उसके बाद में तारानुमा पढ़ा, तारानुमा। तो 3, 2, 5 प्रकार हो गए। छठा प्रकार देखो, छठा प्रकार सब्र काफिज। ये मरुस्थलीय इलाकों में छोटा सा नॉर्मल चीज़ है, छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ, उनके आसपास में, या जो हमारी खेतों की मेड़ होती है ना, खेतों की मेड़, उस खेतों की मेड़ के पास में आकर के मिट्टी जमा हो जाती है, या छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं उनके पास में मिट्टी जमा हो जाती है, ये सब्र काफिज के नाम से जानी जाती है। ओके मित्रों, यहाँ से कोई विशेष पर्सन नहीं बनने वाला है। ठीक है, और जो नेटवर्क बालू का स्तूप है, ये जो सब्र काफिज वगैरह है ना, ये नेटवर्क बालू का स्तूप होता है, उसी का रूप होती है। यानी ये बालू जो है उसको आगे बढ़ने का संकेत देती हैं कि इसका विस्तार है वो आगे की तरफ होने वाला है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में थोड़ी क्लास लंबी हो रही थी तो थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है। यदि आपको अच्छे से नहीं समझ में आया हो, कहीं दिक्कत हो, या फिर अच्छे से आपको समझ में आ गया तो कमेंट करें और बताएं, फिर इसको और विस्तार से करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।